हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव स्नेही और ये हिस्ट्री कीवर्ड्स सेशन पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। ये एक ऐसा लेक्चर है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टर्म्स हैं, जिन पे डायरेक्टली हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में, वो आपको ये टर्म्स देंगे और इनका मीनिंग आपसे पूछ लेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हर साल 1-2 आ ही जाते हैं, तो इनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस सीरीज़ का सेकंड सेशन है। तो प्लीज़ अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन से। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो टैक्सेस जो कि गुप्ता पीरियड के अंदर लेवी करे जाते थे। अब यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो आपको ये नाम दे देंगे, यहाँ पे जो नाम लिखे है ना बस वही दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्या था? आपको बताना पड़ेगा कि ये टैक्स था। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर वो आपसे हर टैक्स का मीनिंग पूछ लेंगे कि ये किस टाइप का टैक्स था। ठीक है? तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, आपको रेडी रहना है। तो कल्पिता या फिर उपकिल्पता, ये था सेल्स टैक्स एंड परचेज टैक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक शब्द टाइप आ रहा है थोड़ा कल, यहाँ पे कल लिखा है, यहाँ पे किल लिखा है, तो इससे आप थोड़ा लिंक कर सकते हो क्योंकि देखो हिंदी में टैक्स को कर बोलते हैं, है ना? तो कर, कल, किल ये सिमिलर से साउंड करते हैं, तो ऐसे आपको प्रीलिम्स में ना लिंक करना है कि क्या ये शब्द जो है ये टैक्स का शब्द है या नहीं। देन हलिवकर, देखो हल, हल चलाना, हल कहाँ चलाया जाता है? खेत में। और हल चलाने से क्या होता है? खेत में प्लोइंग होती है। तो हलिव कर, किसका कर है ये? हल चलाने का, तो टैक्स ऑन प्लोइंग। बलि, बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई किसी की बलि दे रहा है, तो टेक्निकली वो टैक्स होता था। यहाँ पे किसी इंसान की या जानवर की बलि नहीं दी जाती थी। एक अलग से इनकम टैक्स टाइप था। कभी-कभी तो बलि पुराने टाइम में जो बलि था वो वॉलंटरी टैक्स भी था कि कोई राजा या ट्राइब का चीफ जा रहा है, तो आपने उसको थोड़ा-सा खाना दे दिया, पैसे दे दिए, तो उसको भी बलि बोला जाता था। ठीक है? देन प्रत्यय, प्रत्यय इज़ टोल टैक्स, ये आपको थोड़ा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। भोग, अब जैसे कोई भी पूजा करता है तो वो भोग चढ़ाता है, तो एक तरह से आप ये ध्यान रख सकते हो कि किंग को कुछ भोग चढ़ाया जा रहा है, उनको कुछ परोसा जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो टैक्स। ठीक है? देन ऑल्सो भोगा, ये जनरल ट्रिब्यूट, जो भोग भोगा ये सिमिलर ही है। ट्रिब्यूट भी यही होता है। इससे क्या होता है कि किसी को आपको बताना है कि आप उनकी केयर करते हो या आप उनकी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हो, तो आप उनको फ्लावर बुके देते हो, फूड दे सकते हो, गिफ्ट्स दे सकते हो, पैसे दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप किसको दोगे? किंग को या अपने ट्राइब के चीफ को। तो ये भोग वगैरह ये सब क्या है? टैक्स ही है। देन भाग, अगेन भाग क्या होगा? आपने कुछ पैसा कमाया, उसका थोड़ा-सा भाग मतलब थोड़ा-सा हिस्सा आपने साइड में रख दिया टैक्स पे करने के लिए, तो ये भाग, ऐसा आपको ध्यान रखना है कि भाग इज़ टाइप ऑफ टैक्स। देन भत्ता, भत्ता तो आज भी शब्द यूज़ करा जाता है टैक्स के लिए, तो ये पुलिस टैक्स होता है भत्ता। देन चार्ट, जो चार्ट है ये सिक्योरिटी टैक्स है, इसको थोड़ा-सा आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। देन चरसना, ये ग्रेजिंग टैक्स है। देखो यहाँ पे क्या है? चरा, जो गाय भैंस होती है वो ग्रेज करती है ना ज़मीन पर, ग्रेज करना मतलब वो चारा खाती हैं, तो ये ग्रेजिंग टैक्स हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हो। हिरण्य, टैक्स ऑन स्पेशल प्रोड्यूस टेकन इन कैश। देखो हिरण्य का वैसे तो मतलब होता है गोल्ड, हिरण्य का वैसा मतलब होता है गोल्ड, बट ये भी एक टाइप का टैक्स था। देन उड़क भाग, अगेन देखो यहाँ पे भाग लिखा है, भाग मतलब टैक्स तो हो ही गया, और यहाँ पे उड़क भाग, तो उड़क मतलब वाटर, ऐसा आपको ध्यान रखना है, वाटर टैक्स। देन ऊपरी कर, देखो कर तो है मतलब ये टैक्स तो है। मैं आपको ये अलग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये टर्म्स लिख देंगे और पूछेंगे ये क्या थे, तो आपको बताना पड़ सकता है ये टैक्स है, या इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किस चीज़ का टैक्स है। दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। ऊपरी कर, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स। देन तरह दया, टैक्स ऑन नेविगेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रज्जू, टैक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड। देखो जो रज्जू कास्ट थे, रज्जू कास्ट थे वो लैंड मेजरमेंट करते थे, तो रज्जू क्या हो गया? जो टैक्स रज्जू कास्ट कलेक्ट करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। जो सेशन 1 था पिछला, उसमें इसको काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस भी करा था। देन यह है श्रवस्ती, यह फोर्स टैक्स, फोर्स टैक्स पे क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं, तो सर्वरिष्टि आपको ध्यान रखना है कि ये एक फोर्स्ड टैक्स है। उसके अलावा इरिगेशन टैक्स, यह बेडक भोग, अगेन भोग यहाँ पे शब्द लिख दिया, तो भोग मतलब ये टैक्स तो है ही। ठीक है? जो उदक भोग था वो क्या था? वाटर टैक्स। बेडक भोग क्या है? इरिगेशन टैक्स। देन ऊपरनेक, टैक्स टेकन फ्रॉम द बॉर्डर एरिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी जितने भी चीज़ें थे आपको ध्यान रखने हैं, ये टैक्सेस के शब्द। अब चलते हैं वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि संगम एज से लिंक्ड है।
संगम, संगम का बेसिकली मतलब होता है कि लोग आके मिल रहे हैं एक जगह, ठीक है? और संगम एज में कौन आके मिल रहे थे? पोएट्स। देन देवालयम, टेम्पल को देवालयम बोलते हैं। अगेन आलय होता है जगह, देव मतलब भगवान, तो भगवान की जगह इज टेम्पल, सिंपल। देन जो किंग हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थे। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको जो ध्यान रखना है, एक तो कुर्रवन याद रखना है एंड एक इरियवन और वेंदन, ये तीन तो आपको याद रखने ही हैं कि ये किंग के टर्म्स होते थे संगम एज में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीलिम्स से पूछे जा सकते हैं। वरी यहाँ पे टैक्स होता था, ठीक है? टैक्स को वरी कहते थे। और वरीयर कौन हो गया? जो कि टैक्स को कलेक्ट करता है। ये तो काफी इजी हो गया ना अब। वरी मतलब टैक्स और वरीयर जो कि टैक्स को कलेक्ट कर रहा था। देन कोडाई, कोडाई भी इंपॉर्टेंट है। ये लैंड टैक्स है, मतलब जमीन जितनी है उतना टैक्स देना पड़ता था, उसको कहते थे कोडाई। देन पुहार, हार्बर एरिया। एक्चुअली पुहार ना एक सिटी भी थी, पुहार एक सिटी थी, पोर्ट सिटी। मतलब यहाँ पे क्या होता था, इंटरनेशनल नेवल ट्रेड होता था, वाटर वेज से यहाँ पे ट्रेड होता था, तो हार्बर एरिया को ही पुहाड़ बोला जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, अवई, अवई आपको ध्यान रखना है, मतलब एक बहुत बड़ा कोर्ट, इंपीरियल कोर्ट, मतलब जो सबसे ऊपर कोर्ट होगा उसको अवई बोलते थे। देन जो उसके अलावा आई थिंक ये महारुम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट, इसको आप स्किप कर सकते हो, बट अगर अवई तो आपको याद रखना ही है। देन पंचावरण, ये क्या है? मिनिस्ट्रियल काउंसिल। ये याद रखना इजी है, क्योंकि हिंदी में आप क्या बोलोगे? पंचायत। हिंदी में आप क्या बोलोगे? पंचायत। तो उससे आप लिंक कर सकते हो कि पंचावरण पंचायत जैसे साउंड करता है, तो शायद ये मिनिस्टर का काउंसिल हो, ठीक है? पदाई मतलब आर्मी। देखो पद मतलब पैर, तो पैर पे कौन चलता है? आर्मी, इन्फेंट्री की आर्मी की चलती है, तो उससे आप लिंक कर सकते हो। देन इनाड़ी कौन है? सेनापति। तो पदाई का चीफ कौन हो गया? इनाड़ी। ऐसा आपको याद रखना है। देन दूतर, ये मैसेंजर। आज भी दूत किसको बोलते हैं? जो संदेश पहुंचाता है। तो दूतर या दत्तर कौन हो गया? मैसेंजर। ओरर, ये हो गए स्पाइस। स्पाइस मतलब जो लोगों पे नजर रखते हैं चुपके से, सीक्रेट एजेंट्स, वो होते थे ओरर, ठीक है? देन अमाइचर, अमाइचर है मिनिस्टर। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक चीज होती है आर्म चेयर। आर्म चेयर क्या होती है? मतलब एक कुर्सी है जिसपे बैठ सकते हो और आप क्या कर सकते हो? रिलैक्स कर सकते हो। तो जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास काम कम होता था, तो वो काफी रिलैक्स करते थे। और अमाइचर जो है आर्म चेयर जैसे साउंड करता है। ऐसा रैंडम लॉजिक बना के आप इन टर्म्स को शॉर्ट टर्म के लिए याद रख सकते हो। उसके अलावा करपू, मैरिज विदाउट, अच्छा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देन हाँ, पेरूर आपको ध्यान रखना है, और सिरुर। देखो क्या होता था? उर, उर मतलब होता है विलेज। उर मतलब क्या होता है? विलेज। इसके सामने आप पेड़ लगा दो या इसके सामने आप सिर लगा दो, तो पेरूर मतलब बड़ा विलेज, सिरुर मतलब स्मॉल विलेज, ठीक है? ये लॉजिकली आप ऐसे याद रखोगे तो चीजें भूलोगे नहीं। फिल्म्स में ऐसे ही आपको याद रखना होता है। देन देखो मुर्द उर। अब यहाँ पे उर के एंड, उर के पहले क्या लगा दिया? मुर्द, ठीक है? तो ये होता है ओल्ड विलेज। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। सलाई होता है, क्या होता है? हाईवे। देखो सलाई एक बड़ा सा हाईवे होता था जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे रीजन्स को कनेक्ट करता था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, अनियर, अनियर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये हंटर होते थे, और हंटर्स की मदद से बहुत ज़्यादा कभी कभी ये जो हंटर्स थे जो वहाँ पे राजा थे, इनको हायर भी करते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन बिल्लालर, बिल्लालर लिखा होगा या कहीं कहीं विल्लालर भी लिखा होगा, विल्लालर या बिल्लालर लिखा होगा। ये कौन है? फार्मर्स, ठीक है? एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में भी संगम एज के कुछ ऐसे डायनेस्टीज थी जो सर्वाइव करती है, जैसे चोला एम्पायर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो यहाँ पे टर्म है विल्लला, और यहाँ पे क्या था? बिल्ललार। दोनों सिमिलर है काफ़ी, और दोनों ही एग्रीकल्चरिस्ट के टर्म है। यहाँ पे है उदन कुट्टम, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। ये जो हायर लेवल के ऑफिसर्स होते थे उनको उदन कुट्टम बोला जाता था, ठीक है? देन जीविता, जीविता बेसिकली लैंड का नाम है। देखो जीविता, ये शब्द पढ़ के आपको लग रहा है कि वो चीज़ जिससे कुछ नई चीज़ उपज होती है, कोई नई चीज़ बनती है जीविता से, लाइफ। तो ज़मीन से ही लाइन, लैंड से ही लाइफ निकलती है, पेड़ उगते हैं उन पे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देयर इज सिरुंदरम, सिरुदनम एंड पेरुंदरम। देखो यहाँ पे भी हमने ये सिमिलर सी चीज़ देखी थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिर एंड पेर। पेर मतलब यहाँ पे भी देखा था ना अभी हमने कि जो पेर है, पेर मतलब बिग और सिर मतलब स्मॉल। तो पेर और सिर अगर आप उदनम के सामने लगा दोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑफिसर्स हो जाते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है।
तो पेरुंदरम सिरुंदरम से ऊपर होगा, सिंपल। देन वरियम, ये कमिटी होती थी, मतलब कमिटी को ही वरियम बोला जाता था, इतना ही आपको ध्यान रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है ये अलुंगा नट्टर। अलुंगा नट्टर क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव कमिटी, मतलब डिसीजन मेकिंग कमिटी थी अलुंगा नट्टर। देन सालाभोग, टेन्योर्स मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो अगेन देखो, भोग एक तरह से तो टैक्स होता था गुप्ता एम्पायर में, तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी भोग शब्द यूज़ करा है, तो मतलब किसी ना किसी टाइप का ये रेवेन्यू टर्म है, तो मतलब ये पैसे दिए जाने थे, और वो भी एजुकेशन के पर्पज से, इतना आपको ध्यान रखना है। देन मणिग्रामम, देखो जो ग्राम होता है वो क्या होता है, एक विलेज होता है, मणिग्रामम हो जाता है बड़ा विलेज या फिर ग्रेट नगर, ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। देन नाना देसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट गिल्ड्स हैविंग वाइड नेटवर्क। नाना देसी, अब देखो क्या होता था कि बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स मतलब ट्रेडर्स, वो अकेले तो जाते नहीं थे, क्योंकि एक इंसान अगर कोई चीज़ बेचने जाएगा तो उस पर अटैक हो जाएगा, उसका सामान और उसका पैसा चुरा लिया जाएगा। और ट्रेडर्स दूर दूर इलाके तक ट्रैवल करते थे, तो एक बहुत बड़े झुंड में ट्रैवल करते थे, जिसको आप गिल्ड बोल सकते हो। तो ट्रेडर्स की जो गिल्ड थी, मर्चेंट्स की जो गिल्ड थी, उसको नाना देसी बोला जाता था, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और टर्म है उसका, वलंजियर। ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखने हैं, वलंजियर एंड नाना देसी, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे। और मर्चेंट्स और ट्रेड गिल्ड्स पे तो बहुत क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में, तो ये दोनों टर्म्स आपको दे दी जाएंगे और बोलेंगे कि नाना देसी और वलंजियर ये टर्म्स किस चीज़ से लिंक्ड हैं। आपका आंसर होगा मर्चेंट या फिर ट्रेडर गिल्ड से। फाइन। देन अंजुवनम, ये कौन है, फॉरेन मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उस एरिया के बाहर, जो चोला किंगडम से बाहर कोई एक ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है, मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अंजुवनम बोला जाता था। अ वेरी लार्ज विलेज, इसका नाम है तणियुर। अगेन देखो एंड में उर लगा है, और उर का मतलब विलेज ही होता है, तो ऐसे भी आप लिंक कर सकते हो प्रीलिम्स में, ठीक है। अगर आपको उर समझ में आ गया तो आप विलेज को तो आराम से ढूंढ सकते हो। तो लार्ज विलेज को बोलते थे तणियुर। मंडलम, मंडलम होता था एक प्रोविंस। देखो गुप्ता एम्पायर में जो पूरा किंगडम था, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बटा हुआ था। वैसे ही चोला एम्पायर था, तो चोला एम्पायर में जो स्टेट्स का नाम है वो है मंडलम, प्रोविंस मतलब स्टेट, और गुप्ता एम्पायर में स्टेट का नाम था भुक्ति। तो ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं। गुप्ता एम्पायर का मैंने पिछले लेक्चर में, मतलब जो फर्स्ट सेशन था उसमें डिस्कस करा था। और वलानाडु को क्या करा था, वलानाडु को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। एक्चुअली होता क्या है, देखो एक, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक जो विलेज है वो तो हो गया उर, एक विलेज उर हो गया, है ना। अब बहुत सारे विलेजेस का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप क्या बोलते हो, विलेज के कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो नाडु, है ना? एक विलेज हो गया उर, अगर बहुत सारे विलेज को कंबाइन कर दिया, मतलब ब्लॉक जिसको आप बोल सकते हो, उसको कहते थे नाडु। फाइन। अब एक जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी सिटीज होती है, बहुत सारे विलेजेस होते हैं, है ना। तो मतलब एक पूरी डिस्ट्रिक्ट में क्या होंगे, बहुत सारे विलेजेस और बहुत सारी सिटीज, बहुत सारे नाडूज भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स भी होंगे। कुछ विलेजेस को मिला के एक नाडू बना दिया जाता था, मतलब एक नाडू में बहुत सारे उर हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जिसको आप मंडलम बोलते हो, एक मंडलम में बहुत सारे नाडू हैं, ठीक है। और प्रोविंस को क्या बोलते थे, प्रोविंस को, सॉरी, जो डिस्ट्रिक्ट है वो मंडलम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है वलानाडु, डिस्ट्रिक्ट है वलानाडु। और एक प्रोविंस में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हो जाती हैं, तो पूरे स्टेट को या पूरे प्रोविंस को आप क्या बोल रहे हो, मंडलम बोल रहे हो। तो ऐसे आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या है, ये पूरा है मंडलम, मतलब पूरा प्रोविंस। ये मंडलम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, जिनको आप बोलते हो वलानाडु। ये कुछ वलानाडु है, हर वलानाडु में कुछ नाडूज हैं, है ना, हर वलानाडु में कुछ नाडूज हैं, और हर नाडु में छोटे छोटे उर हैं, उर मतलब विलेजेस। तो ये आपको चेन याद रखनी है, बहुत इजी है याद रखना, एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो। ठीक है। देन तनकुर्रम, तनकुर्रम क्या होते थे, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टाउन एंड टाउनशिप्स। मतलब यहाँ पे ये वो ऑटोनोमस रीजन्स थे जहाँ पे राजा का कंट्रोल थोड़ा कम था, उन रीजन्स को तनकुर्रम बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है नट्टम। नट्टम रेजिडेंशियल पार्ट ऑफ द विलेज, मतलब उर तो पूरा विलेज हो गया, इस विलेज का वो हिस्सा जहाँ पे खेती होती है, इस विलेज का एक और हिस्सा है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उस हिस्से को बोलते थे नट्टम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कैकुलर,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये रॉयल ट्रूप्स थे। रॉयल ट्रूप्स मतलब ये ऑफिशियली किंग के ट्रूप्स थे। अब ये लिखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो सोल्जर्स थे ना वो 2 टाइप के होते थे। एक्चुअली बहुत टाइप के थे, बट 2 टाइप के थे। एक तो राजा है खुद, और राजा की खुद की आर्मी है। उनको आप बोलते हो रॉयल ट्रूप्स, और उनको ही आपने टाइटल दिया है कई कुलर। तो बाकी कौन से होते थे? राजा के पास क्या है, इतना बड़ा एरिया है। राजा के पास इतना बड़ा एरिया है। इसमें से कुछ एरिया ऐसा है जो कि राजा के नीचे भी छोटे-छोटे राजा हैं। मतलब राजा के जो मंत्री हैं ना, उनका भी छोटा-सा किंगडम है। राजा के मंत्री भी कोई ऐसे रैंडम लोग नहीं होते थे। राजा के मंत्री वो लोग होते थे जिनका खुद का छोटा बहुत किंगडम होता था। अब हर किंगडम की भी खुद की छोटी सी आर्मी है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे ऑटोनोमस रीजन्स होते थे जहाँ पे लोग खुद की ही आर्मी बना के बैठते थे। तो अब ये पूरा राजा का रीजन है। अगर किसी से यहाँ पे लड़ाई हो जाए तो राजा की रॉयल ट्रूप्स तो जाएंगे, इन मंत्रियों की आर्मी जाएगी, और ये जो लोगों की खुद की आर्मी थी जिसको मिलिशिया भी बोला जाता है। लोग अगर खुद ही की आर्मी बना देते हैं तो उसको मिलिशिया भी बोला जाता है। तो लोगों की खुद की आर्मी भी है। ये सारे लोग मिलके फिर लड़ेंगे एक साथ। तो जो उसमें रॉयल ट्रूप्स थे उनको कई कलर बोला जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब ये मिलिशिया मैन मतलब जो विलेज होता है ना, विलेजेस खुद को ही डिफेंस की ट्रेनिंग देती है, अटैक की ट्रेनिंग देती है, खुद को ही वेपन्स चलाना सिखा लेती है। और अगर आसपास वाले विलेज से कोई अटैक हो रहा है, कोई कोई उस टाइम तो बहुत सारे लुटेरे होते थे, गैंग्स होते थे जो अटैक करते थे। तो उनसे बचने के लिए विलेजेस ने खुद की अपने लोगों को ही डिफेंस ट्रेनिंग देके एक आर्मी बना ली थी। तो ऐसे बहुत सारे विलेजेस विलेजेस की सेल्फ आर्मी थी जिसको मिलिशिया कहते हैं। और इसको बुलाया जाता नट्टू पदई। देखो पदई मतलब तो आर्मी होता ही है। नट्टू जो है वो थोड़ा टाउन या विलेज, टाउन से रिलेटेड टर्म है। तो नट्टू पदई होगी विलेज की आर्मी। विलेज की आर्मी कौन सी होगी? मिलिशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कड़गम क्या होते थे? कैंटोनमेंट्स। कैंटोनमेंट्स क्या होता है? एक पूरा रीजन जहाँ पे आर्मी के लोग रहते हैं उसको कैंटोनमेंट कहते थे। यहाँ पे कड़गम उसको बोला जाता था। उर तो विलेज की असेंबली हो जाती थी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि विलेज की असेंबली को उर बोला जाता था। देन फिर है गणम, या तो शशक गणा या फिर गणम। आपको बस प्रीलिम्स में ना अगर शशक गणा दिखा है, लिखा हुआ है, या गणम लिखा हुआ है, तब आपको बस ये गणा शब्द ही ढूंढना है। गणा मतलब जन। हिंदी में आप इसको जन बोलोगे ना, और जन कौन होते हैं? लोग। तो जो उर के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमेटी के लोग होते थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते थे, उनके लिए ये गणा शब्द यूज़ करा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। देन महासभा बहुत ही आसान है, इसको याद रखना कि जितने भी बड़े बड़े विलेजेस के जो इम्पोर्टेंट गैदरिंग है, जहाँ पे जो अडल्ट मैन है वो एक साथ आते थे। ठीक है, तो वहाँ पे महासभा उसको बोलते थे। उसके अलावा ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब विजयनगर एम्पायर के कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मंडलम बोलते थे। देखो चोला एम्पायर में भी जो प्रोविंस था, चोला एम्पायर का जो प्रोविंस था वहाँ पे भी मंडलम बोलते थे, प्रोविंस या फिर स्टेट को। और विजयनगर एम्पायर में भी सेम है, यहाँ पे भी यही बोलते हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? वलानाडूस। ये देखा ना हमने, डिस्ट्रिक्ट को चोला क्या बोलते थे? वलानाडू। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं नाडू। ये डिफरेंस थोड़ा आपको ध्यान रखना है। विजयनगर में बोल रहे हैं नाडू को। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे बोल रहे हैं स्थल। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब ब्लॉक। ब्लॉक का क्या मतलब होता है? कि कुछ विलेजेस को मिला के एक हिस्सा बना देना, उसको कहते हैं ब्लॉक। तो ये ब्लॉक मैंने अभी आपको बताया था, उसको बोलते थे नाडू चोला एम्पायर में। यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक ब्लॉक को बोल रहे हैं स्थल। ये आपको ध्यान रखना है, स्थल बोल रहे हैं। और विलेजेस को वहाँ पे उर बोलते थे, या फिर नट्टू भी बोलते थे कभी कभी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ग्राम। ठीक है, ये ऐसे कंपैरेटिव स्टडी में ना सारी चीज़ें याद हो जाती है। आई होप आपको यहाँ पे हेल्प हेल्प मिल रही हो। तो विलेज का जो हेडमैन है वो है गौड़ा। गौड़ा, गॉड कौन है? विलेज का हेडमैन। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है, तो उसके बाद ये टर्म है रजोलू या फिर रचावरू। ये कौन होते थे? मेनली जो पूरा किंग है और उसके जो मंत्री है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो ऑफिसर्स होते थे, उनको सपोर्ट करने के लिए जो ऑफिसर्स थे उनको ही रजूलू या फिर रचावुरु बुलाया जाता था। देन यहाँ पे मर्चेंट्स का क्या नाम है? देखो मर्चेंट्स पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, तो हर जगह अगर आपको मर्चेंट का नाम देखने को मिले तो उसको आपको याद रखना है। तो विजयनगर में मर्चेंट्स का नाम या तो वैश्यास बोलते थे उनको, या फिर मटी कराटलू। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको यहाँ पे लिंक
ये जो है मैच करना पड़ेगा। मटी कराटलू ये मर्चेंट्स का नाम हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है नल वजतीवरु। नल वजतीवरु कौन थे? ये थे एग्रीकल्चरिस्ट जो कि एग्रीकल्चर करते थे। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो जो फार्मर्स का नाम है वो भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में, और जो मर्चेंट्स या फिर ट्रेडर्स का नाम है वो भी पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी से। तो विजयनगर के अंदर मर्चेंट्स को बोलते थे मटी कराटलू, और एग्रीकल्चरिस्ट या फिर फार्मर्स को बोलते थे नल वजतीवरु, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नायक कौन होता था? गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। मतलब ये जो पूरा प्रोविंस है जिसको आप मंडलम बोलते हो, उसका जो गवर्नर है उसको बोलते थे नायक। ये इजी है थोड़ा याद रखना, नायक, ठीक है। देन महानायक आचार्य। महानायक आचार्य कौन होगा? एन ऑफिसर एंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और विलेज के बीच में कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको आप बोलते थे महानायकचार्य, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल नायक है वो तो गवर्नर हो गया, और महानायकचार्य कौन हो गया? जो कॉन्टैक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में लिंक बिठाता है वो, ठीक है। लैंड टैक्स को बोलते थे सिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो मर्चेंट और ट्रेडर्स के नाम, एक फार्मर या फार्मिंग इक्विपमेंट के नाम, एक कॉइन्स के भी नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टैक्स के नाम भी पूछे जाते हैं। किसके? टैक्स के नाम भी पूछे जाते हैं। वराहास कौन थे? गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स थे जिनको वराहास बोला जाता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देन अब चलते हैं मिडिवल हिस्ट्री के नेक्स्ट स्टेप पे, और वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे टर्म्स हैं जो भी आपको याद रखने हैं। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इन टर्म्स पर। वजीर होता था चीफ मिनिस्टर, ठीक है, या तो चीफ मिनिस्टर या फिर रेवेन्यू का इंचार्ज। रेवेन्यू इंचार्ज मतलब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होता था। एक्चुअली उस टाइम पे किंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो होती थी वो होती थी फाइनेंस मिनिस्टर की। देखो वजीर काफ़ी बड़ा टर्म है, ठीक है। तो राजा तो नहीं है वजीर, सुल्तान तो नहीं है वजीर, लेकिन फिर भी बड़ा टर्म है, तो वो क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर। देन अरिज ए ममुलिक, ये हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इसको कैसे याद रखोगे आप? वेपन्स को या फिर हथियारों को इंग्लिश में बोलते हैं आर्म्स। तो देखो अरिज जो है आर्म्स जैसा थोड़ा साउंड कर रहा है, अरिज आर्म्स, अरिज आर्म्स। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो कि हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट था ये। काजी लीगल ऑफिसर। काजी तो काफ़ी फेमस शब्द है लॉ से रिलेटेड, मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, या कभी कभी जजेस को भी काजी बोल दिया जाता है, ठीक है। देन वकील इधर, ये कंट्रोलर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बारिद मामुलिक, हेड ऑफ द स्टेट न्यूज़ एजेंसी। ये आपको ध्यान रखना है कि बारिद मामुलिक कौन था? जो कि न्यूज़ एजेंसी का हेड था, ठीक है। देन अमीर ई मजलिस, ऑफिसर इंचार्ज फॉर रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स। सो आमिर, आमिर ना हेड ऑफिसर होते थे। आमिर कौन होते थे? हेड ऑफिसर। कभी कभी आमिर वो होते थे जिनको क्योंकि आमिर कभी कभी मिनिस्टर्स का भी नाम होता था, मतलब कभी कभी मिनिस्टर्स को भी आमिर बोल दिया जाता था। और देखो मिनिस्टर जो है उनको सैलरी कैसे मिलती थी, या जो बड़े हेड ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी कैसे मिलती थी? एक्चुअली कैश की काफ़ी कमी थी दिल्ली सल्तनत में, मुगल सल्तनत में कैश की थोड़ी कमी थी। तो लैंड या फिर ज़मीन से क्या करा जाता था? आमिर्स को पेमेंट दिया जाता था, उनको सैलरी दी जाती थी। किससे? किससे दी जाती थी? ज़मीन से, मतलब उनको ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। तो ये जो आमिर थे, जो हेड ऑफिसर या मिनिस्टर हुआ करते थे, ये मतलब बाद में जाके बड़े बड़े जागीरदार बन गए और बड़े बड़े ज़मींदार बन गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो आमिर का मतलब ऑफिसर। अब वो किस चीज़ का ऑफिसर है? ये ऑफिसर है रॉयल फीस्ट और फेस्टिवल का। देखो मजलिस, मजलिस से अगर आप कोई मज़े कर रहे हो तो उससे मिलता जुलता टर्म है। फेस्टिवल्स में भी आप मज़े करते हो, तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लिंक कर सकते हो। मजलिस ई आम, काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑफिसर्स कंसल्टेड इंपॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी तो आपको ध्यान रखने हैं। देन दाहिर ई मामुलिक, हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब जो किंग है दूसरे किंग्स के साथ, या अपने जो, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो किंग है वो अकेला किंग नहीं होता था। किंग के अंदर भी उससे छोटे किंग होते थे। जो ये स्मॉल किंग है वो क्या करते थे? बड़े किंग को या बड़े सुल्तान के नीचे एक्सेप्ट कर लेते थे कि हम आपके नीचे हैं। लेकिन ये जो स्मॉल किंग है ये अपना किंगडम चलाता रहेगा, बट ये एक्सेप्ट कर लेगा कि वो इस बड़े सुल्तान के अंडर आता है, ठीक है। तो इन ऐसे छोटे किंग्स को भी वेसल बोला जाता था। वेसल तो इंग्लिश टर्म है, इनको वेसल स्टेट बोला जाता था। एनीवे, अगर किंग या सुल्तान दूसरे सुल्तान से बात करता है या अपने वेसल स्टेट के लीडर से बात करता है, तो इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी?
ये थी दाहिरी मामूलिक की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो दाहिर साउंड करता है थोड़ा बाहर जैसे, है ना, बाहर जैसे साउंड करता है, तो ऐसा आप लिंक कर सकते हो कि बाहर से कम्युनिकेशन हो रहा है। देन सद्र उस सुदूर डेल्ट विद द रिलीजियस मैटर्स, तो रिलीजियस मैटर्स से कौन डील कर रहा है? सद्र। देखो जहां पे भी सद्र आता है, टर्म सद्र आता है, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि रिलीजन इन्वॉल्व है। बस इतना आपने ध्यान रख लिया ना, तो प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिम्स में सद्र के नाम से कुछ लिखा होगा, प्रीलिम्स में सद्र के नाम से कुछ लिखा होगा, और ऑप्शन 4 में अलग अलग चीजें लिखी होंगी। एक ऑप्शन होगा जिसमें रिलीजियस जैसा कुछ लिखा होगा, आपको टिक कर देना है कि हाँ आंसर तो यही होगा। ठीक है, तो सद्र उस सुदूर क्या था जो कि रिलीजियस मैटर से डील करता था, और ऑफिसर जो था इनका वो सद्र ई जहां था, बट आपको सद्र ही याद करना है, इससे इजीली आप मार्क कर दोगे। आमिर दाद, अब ये ऑफिसर है किस चीज का? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है बेसिकली? देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है कि बेसिकली अगर किसी ने क्राइम करा है तो पुलिस उस क्रिमिनल को पकड़ती है ना, तो पुलिस अपना केस कोर्ट में लड़ती है उस क्रिमिनल के अगेंस्ट, तो पुलिस का जो लॉयर होता है उसको कहते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो देखो दाड़, या फिर आप इसके अंडर एक एन लगा सकते हो, दंड। दंड मतलब किसी को पनिशमेंट देना, तो ऑफिसर ऑफ दंड, तो ये हो सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऐसे आप लिंक करके याद रख सकते हो, ठीक है। देन नाइब वजीर, डेप्यूटी मिनिस्टर। देखो वजीर कौन है? वजीर तो सबसे बड़ा मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर, और नाइब वजीर मतलब डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। अब ये याद रखना भी ईजी है इसके अकॉर्डिंग। देन मुशरिफ ई मामलिक, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंट्स पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे मुशरिफ ई मामलिक कौन है? अकाउंटेंट। मुशरिफ ई मामलिक अकाउंटेंट जनरल, ये आपको ध्यान रखना है। आमिर हजीब, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द रॉयल कोर्ट। आमिर हजीब कौन हो गया? जो पूरा जो रॉयल कोर्ट है, पूरा जो दरबार है, उसको वो ढंग से चल रहा है या नहीं, ये चीज इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आमिर ई हजीब की। देन काजी ई मामलिक, देखो अगेन काजी कौन होता है? जज, और सबसे बड़ा जज होता है उसका नाम है काजी मामलिक, ठीक है। काजी उल कजत, हेड ऑफ द चीफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट काजी जब भी आ जाए आपको पता होना चाहिए कि जुडिशियल ऑफिस है कोई ना कोई। आमिर ई अखुर, आमिर मतलब ऑफिसर, किस चीज़ का ऑफिसर? कमांडिंग रॉयल हॉर्सेस। अखुर, अखुर ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखो जो घोड़े होते हैं उनके पैर के नीचे खुर होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि अखुर जो है ये घोड़े से रिलेटेड टर्म है, और आमिर ई अखुर कौन होगा? रॉयल हॉर्सेस का ऑफिस होगा, ऑफिसर होगा। देन शाना ई पिल, सुपरिटेंडेंट ऑफ द रॉयल एलिफेंट्स, तो शाना ई पिल यहाँ पे एलिफेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। आमिरी बहार, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट नेवल पोर्ट, तो ये कौन सा ऑफिसर है? बाहर का। बाहर मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, और पुलिस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये आपको ध्यान रखना है। देन प्रोविंसेस के गवर्नर्स कौन कौन होते थे वो देखते हैं, प्रोविंशियल ऑफिसर। देखो आमिर, मैंने आपको बता दिया, आमिर मतलब बहुत ही बड़ा ऑफिसर या बहुत ही बड़ा मिनिस्टर, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बोली थी, इनका पेमेंट किससे होता था? जमीन से, जमीन दी जाती थी इनको एज अ पेमेंट। तो मिनिस्टर को तो ना पूरा पूरा एक रीजन दे दिया जाता था, जो बहुत अच्छा मिनिस्टर है जो एक्चुअली आमिर है, उसको क्या करा जाता था? एक स्टेट दे दिया कि ये स्टेट तुम्हारा है, ये जमीन पूरे स्टेट की तुम्हारी है, तुम इस स्टेट में क्या करो? गवर्नेंस करो, तुम इस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन रन करो, तुम इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करो। तो ये हो क्या गया? आमिर एक तरह से इस स्टेट का गवर्नर ही तो हो गया ना, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, फाइन। और जो अगर यही मिनिस्टर अगर गवर्नर जैसे काम करता है इस पूरे स्टेट का, तो इसको आमिर बोलते हैं। अगर ये इस पूरे रीजन का लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने की बात करता है और टैक्स कलेक्ट करता है, तब इसको मुफ्ती और वाली भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि गवर्नर मतलब 4 टर्म्स लिखे होंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा गवर्नर था दिल्ली सल्तनत में। ऑप्शन में ना मुफ्ती वाली भी लिखा होगा, वो भी सही आंसर है, क्योंकि एक पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कौन कलेक्ट करे, कौन इंश्योर करेगा? जो मंत्री है उस स्टेट के लिए बनाया गया है, और टैक्स भी कौन कलेक्ट कर पाएगा? मतलब वहाँ का गवर्नर ही तो ये काम करेगा ना। तो जब वो ये काम कर रहा है तब उसको आप मुफ्ती और वाली बोलते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नज़ीर और वक़ुफ़, ये भी कुछ टर्म है, ये जो बेसिक रेवेन्यू जब वो कलेक्ट करने जाता है तब नज़ीर और वक़ुफ़ भी टर्म्स उनके लिए यूज़ होते हैं। तो आपको ये आमिर शब्द तो याद हो ही गया, मुक्ति वाली याद करना है, पैसे से लिंक्ड, मुक्ति वाली पैसे और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, मतलब पुलिस वगैरह इनके हाथ में थी। और नज़ीर भी एक बार याद रख लेना, ये भी रेवेन्यू से रिलेटेड है, वक़ुफ़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 4 टर्म तो आपको याद रखने ही है। देन साहिबी दीवान मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड सेंड देम टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या करता था? रिकॉर्ड मेंटेन करता था अकाउंट के,
और सेंटर को भेज देता था। देन शिकदार, जब भी दार आ जाए, दार मतलब होल्डर, यूजुअली जब भी दार यूज होता है शब्द, वो लैंड होल्डर के लिए ही यूज होता है, मतलब किसी के पास जमीन है, जैसे जमींदार, जागीरदार, वैसे शिकदार। तो शिकदार क्या था? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरिंग अ शिक। देखो, इसको समझने का एक बहुत ही इजी तरीका है, और वो क्या है? सबसे, अगर आप दिल्ली सल्तनत के पूरे किंगडम की बात करो, तो ये पूरा किंगडम है, ठीक है। अब ये पूरा किंगडम क्या है? छोटे छोटे स्टेट्स में या प्रोविंसेस में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है? स्टेट्स में या प्रोविंसेस में बटा हुआ है। इन प्रोविंसेस को बोला जाता था इक्ता। इन प्रोविंसेस का क्या नाम है? इक्ता। मतलब एक पूरा किंगडम स्टेट्स में बटा हुआ था, इक्ताज में बटा हुआ था, ठीक है। तो जो इक्ता का गवर्नर था, जो हेड है इक्ता का, वो कौन है? अभी मैंने आपको बताया, इक्ता के हेड को आप बहुत नामों से बुला सकते हो। एक तो इक्तादार ही बोल सकते हो आप उसको, एक तो आप उसको इक्तादार बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो इक्ता का होल्डर है। आप उसको आमिर भी बोल सकते हो, आप उसको मुक्ति या वाली भी बोल सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम्स उसके हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फाइन। अब जो इक्ता है, इसके अंदर छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज भी डिस्ट्रिक्ट तो होते हैं ना। इन डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? इन डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे परगना। इन डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे परगना। फाइन। और परगना का जो हेड होता था, परगना के हेड को बोलते थे आमिल। आमिर नहीं, आमिल। आमिर तो पूरे स्टेट, पूरे प्रोविंस, पूरे एकता का लीडर हो गया। एक डिस्ट्रिक्ट का जो लीडर है, मतलब जो आईएएस ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, उसको आमिल बोलते थे, ना कि आमिर। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हर डिस्ट्रिक्ट में, ऑब्वियसली हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस होते थे, तो विलेजेस का जो हेड था ना, उसको बोलते थे मुकद्दम। विलेज के हेड को बोलते थे मुकद्दम। लेकिन यहां तक कहानी खत्म नहीं होती थी। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, ये जो जितने परगना थे, जितने डिस्ट्रिक्ट्स थी ना, इनको भी डिफरेंट डिफरेंट इनको भी डिफरेंट डिफरेंट जोन में बना दिया गया। मतलब जैसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक जोन बन गया, और 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक जोन बन गया। तो इन जोन्स को बोलते थे क्या? इन जोन्स को ही बोलते थे शिक। इन जोन्स को क्या बोलते थे? शिक। और इसका सुपरवाइजर कौन होता था? शिकदार। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे कैसे ट्रेजेक्ट्री चल रही है। सबसे ऊपर है इक्ता। एक इक्ता में बहुत सारे क्या है? शिक, है ना। इक्ता का लीडर कौन है? आमिर बोल सकते हो आप उसको, आप उसको इक्तादार बोल सकते हो, आप उसको मुक्ति या वाली बोल सकते हो। शिक का लीडर कौन हो गया? शिकदार। शिक, एक शिक के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, जिसको आप परगना बोलते हो। परगना का लीडर कौन हो गया? आमिल। एक परगना के अंदर बहुत सारे गांव थे, इन गांव का लीडर कौन हो गया? मुकद्दम। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये दिल्ली सल्तनत की हायरार्की है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस भी बने हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है चीज़ें। देन सेंट्रल डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत में। जैसे दीवानी रिसालत, ये है डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, कि एक केस हार गया कोई किसी कोर्ट में, तो ऊपर जाके फिर से वो बड़े कोर्ट में अपील करता है। इसको कहते हैं दीवानी रिसालत, ठीक है। ये दीवान मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए, ये डिपार्टमेंट के अंदर जो काम हो रहा है। तो रिसालत मतलब डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, ये आपको ध्यान रखना है। देन दीवानी अर्ज, मैंने आपको बताया था कि जो आर्म्स हैं, आर्म्स और अर्ज, ये काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं। तो ये भी मिलिट्री, आर्म्स मतलब वेपन्स, तो वेपन्स किसके पास होता है? मिलिट्री के पास होता है, ठीक है। दीवानी बंदगन, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था। बंदगन, जो स्लेव्स होते थे उनको बंद करके रखते थे, तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो। दीवानी काजी मलिक, अगेन काजा या काजी ये शब्द हो जाता है जस्टिस का। दीवान मतलब डिपार्टमेंट, तो ये क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। देन दीवानी इश्तियक, इश्तियक क्या हो गया? पेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि दीवानी इश्तियक होता है पेंशन का। मुश्तक राज मतलब एरियर्स। ये एरियर क्या होता है? सिंपल सी बात है, बहुत बार ऐसा होता था कि टैक्स जो है वो पे नहीं हुए अब तक। किसी लोगों को टैक्स पे करना था, पेमेंट करना था, लैंड रेवेन्यू पे करनी थी, उन लोगों ने अब तक की नहीं, उसको ही बोलते हैं एरियर्स, मतलब जो बचा हुआ पैसे आना वाला है। तो ये कौन डील करता था? मुश्तक राज। मुश्तक राज जाएगा और पैसा वसूली करेगा, सिंपल, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। दीवानी खैरियत, दीवान डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। खैरियत मतलब लोगों की ये सोचना कि लोग खुश रहे, तो चैरिटी, सिंपल। दीवानी कोही, ये है एग्रीकल्चर। दीवानी कोही किसका है? एग्रीकल्चर। और दीवानी इंशा यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब मैंने आपको बता दिया था। तो एक और जो दीवानी इंशा है वो क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड फाइनली दीवानी वजीरियत। वजीरियत मैंने आपको बताया था, वजीर कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर।
तो दीवानी वज़ीरियत कौन हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। बहुत ही सिंपल हो गया ये। तो आज इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं एक और थर्ड सेशन लाऊँगा जिसमें बचे हुए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इनमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं आसानी से। अगर आपको कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम जॉइन करना है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे और इस इंस्टाग्राम आईडी पे कॉन्टैक्ट करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैव अ वेरी गुड डे।